जो आज जमाल कॉलोनी, रियासत नगर, रक्षापुरम जिसको कहते हैं, वहां पे बाग था, वहां पे मजलिस का जलसा हुआ, तो कहने वाले कहते हैं कि लाखों मुसलमानों ने उस जलसे में शिरकत की थी। जलसे में शिरकत की, जलसा हो ही रहा था, पुलिस ने फख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी मरहूम के उस बाग को, उस घर को घेरे में ले लिया। जलसा खत्म हुआ, फजर की नमाज भी नहीं हुई, अज़ा भी नहीं हुई। फख्र मिल्लत अलैहि रहमा तहज्जुद की नमाज के लिए उठे तो पुलिस आके खटका मारती है और अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को से कहती है कि हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और फिर रात की तारीकी में अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार कर कर चंचलगुड़े की जेल में उनको कैद कर लिया जाता है। फख्र मिल्लत घर से रवाना होते होते अपने 26 साला नौजवान बेटे को तलब करते हैं और कहते हैं कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, आज तुम्हारा बाप जेल में जा रहा है, नहीं मालूम कि मैं जेल से जिंदा भी आऊं या नहीं, नहीं मालूम कि मुझे हुकूमत हिंद हो सकता है कि फांसी पर लटका दे। खैर जो भी हो, इस मिल्लत इस्लामिया और मजलूम मुसलमानों की क़यादत और उनके अज़्म, उनके इरादों की हिफाजत आज तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। और अब्दुल वाहिद ओवैसी अपने 26 साला नौजवान बेटे को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का कारगुजार सदर नामजद करते और जेल को चले जाते। वहां से शुरू हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी की जिद्दोजहद, कुर्बानियां, मेहनत, वो कोशिशों के सफर का आगाज। कैसे किया आगाज? ये आलम था कि आज हम जेल को जाते हैं, अरे हम जेल को गए, मुसीबत हुई, तकलीफ हुई, लेकिन फख्र मिल्लत को जितनी तकलीफ हुई उतनी तकलीफ तो शायद किसी को नहीं हुई। फख्र मिल्लत को जेल में डाल दिया गया तो सालार मिल्लत के घर की लाइट काट दी गई, तो सालार मिल्लत के घर का पानी काट दिया गया, तो सालार मिल्लत के जितने पैसे बैंक में थे उन सारे खातों को जब्त कर लिया गया, मुंजमद कर लिया गया। ऐसा जुल्म, ऐसा सितम, इतनी मुसीबतें हुई और उन सारी मुसीबतों को झेलते हुए, मुकाबला करते हुए सालार मिल्लत ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया। अपनी एक नॉर्टन मोटरसाइकिल थी, नॉर्टन मोटरसाइकिल पे हमारा सालार निकलता था और जहां से भी आवाज आती थी मुसलमान की, जहां से भी मुसलमान पर जुल्म होता था या जहां कहीं भी मुसलमान की बस्तियां जलती थी या फिसाद होता था, तो अपनी नॉर्टन मोटरसाइकिल पे तन्हा ये मर्द मुजाहिद सालार मिल्लत पहुंच जाता था और अकेले खड़े होके हुकूमतों का, दुश्मनों का मुकाबला करता, अपने सीने को पेश करते हुए मुसलमानों की इज्जतों और इस्मतों, वो घरों की हिफाजत करता। ऐसा मर्द मुजाहिद कि सदियां बीत जाएंगी, 100 साल बीत जाएंगे, लेकिन फिर कभी सालार जैसा कायद ना पैदा, कभी भी पैदा नहीं हो सकता। 1000 अकबर ओवैसी भी एक जगह जमा हो जाए या इस स्टेज पे बैठे हम सब लोग भी एक जगह जमा हो जाए, तो हम सालार मोहतरम किए बराबर रत्ती के बराबर भी नहीं हो सकते। जो खिदमत उन्होंने की, जो जिद्दोजहद उन्होंने की, जो मुसीबत उन्होंने उठाई, किस तरीके से आगे बढ़े,
पहला इंतखाब आया तो मल्लेपल्ली से लड़े, एमएम हाशम के खिलाफ मुकदमा लड़े। लोग बोले ओवैसी साहब, अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब, आप सालार को मल्लेपल्ली से क्यों लड़ा रहे हैं? आप सालार सलाउद्दीन ओवैसी को पुराने शहर के किसी हल्के से लड़ाइए। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा नहीं, सबसे मुश्किल जो सीट है मैं वहां से सलाहुद्दीन ओवैसी को लड़ाना चाहता हूं। और सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को मल्लेपल्ली में इंतखाब लड़ना पड़ा। मल्लेपल्ली से रुकने बल्दिया मुंतखब हुए, सियासी सफर का आगाज हुआ। रुकने बल्दिया मुंतखब होने के बाद फिर रुकने असेंबली मुंतखब हुए, और रुकने असेंबली मुंतखब हुए एक हल्के से। तो फिर 5 बरस के बाद वो हल्का छोड़ा और दूसरे हल्के को चले गए। फिर दूसरे हल्के से मुंतखब हुए तो तीसरे हल्के को चले गए। तीसरे हल्के से मुंतखब हुए तो चौथे हल्के को चले गए। और ऐसे ही करते करते मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के एक मर्तबा एक, बाद में 3, उसके बाद 4 और फिर 5 हुए। और 5 के बाद आज मजलिस के 7 है। और इंशाअल्लाह ताला दुनिया देखेगी कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में मजलिस का एमएलए नहीं होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार में भी मजलिस का एमएलए होगा। दुनिया देखेगी। खैर, इस पे बाद में आऊंगा, इस पे बाद में आऊंगा। मजलिस की ताकत बढ़ती गई। अरे एक वक्त आया कि यही सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब आंध्र प्रदेश असेंबली के सीनियर रुकने असेंबली बने और स्पीकर बन के स्पीकर की कुर्सी पर भी फायज थे। और मुझे याद है ये तेलुगु देशम के सदर एनटी रामाराव, उनका तख्ता उलट गया था। नाडेंला भास्कर राव उनकी पार्टी से आए थे। जिस तरीके से चंद्राबाबू नायडू एनटी रामाराव की कुर्सी खींच दिया था ना, बेचारे एनटी रामाराव पे पहले भी हुआ था। भास्कर राव ने कुर्सी खींच ली थी। इंदिरा गांधी ने भास्कर राव को चीफ मिनिस्टर बना दिया था और स्पीकर सलाउद्दीन ओवैसी साहब बन गए। ये एनटी रामाराव दिल्ली जाकर बोला, अरे ये सलाउद्दीन ओवैसी स्पीकर है तो मैं चीफ मिनिस्टर कैसे बन सकता हूं, बताओ अम्मा, बोल के बोला था इंदिरा गांधी। और फिर नाडेंला भास्कर राव आकर बोले कि मजलिस के 5 एमएलए हैं, आपकी ताईद हम चाहते हैं। आप आज देखते हैं कि जब भी एमएलए की जरूरत है तो थैलियां थैले नोटों के जाते हैं। पार्लियामेंट में भी गड्डियां पकड़े गए थे, आप देखे होंगे, मनमोहन सिंह की हुकूमत को बचाने के वास्ते गड्डियां पार्लियामेंट में लाके डाले थे। और उस वक्त जब भास्कर राव ने कहा मजलिस की ताईद चाहिए तो सालार ने कहा कि हम ताईद करेंगे, तुम हमको क्या दोगे? तो नारायणला भास्कर राव ने कहा आप जो बोले देंगे। सालार ने कहा हमको दौलत नहीं चाहिए, हमको जमीन नहीं चाहिए, हमको जायदाद नहीं चाहिए, हमको गरीब मुसलमानों के लिए एक मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए। बताओ तुम देते हो क्या? अगर मजलिस मफाद परस्तों की जमात होती तो सलाउद्दीन ओवैसी कुछ पैसे लेके अपने जेब में डाल ले सकते। मजलिस अगर मफाद परस्तों की जमात होती तो दक्कन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज सालार के अपने जाती ट्रस्ट क्या कॉलेजेस होते।
लेकिन सालार ने दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया। आर्टिकल 30A के तहत 30 अलिफ के तहत कॉलेज को कायम किया। एनटी रामाराव आए, आने के बाद कितना सताए इन कॉलेजेस को खत्म करने के लिए। एनटी रामाराव गए, चिन्ना रेड्डी आए तो वो भी सताए। चिन्ना रेड्डी कौन से वकील को ठहराए? वेस्ट बंगाल के गवर्नर सिद्धार्थ शंकर रे को ठहराते हैं कि मुसलमानों के इस मेडिकल कॉलेज को खत्म कर दो कहकर। अरे यही सालार मिल्लत थे जो सुप्रीम कोर्ट में इस मुकदमे को लड़े। मुझे याद है, मैं सालार के साथ बहुत कम उम्री से साथ में रहता था। दिल्ली को गया, याद है मुझे, कड़ाके की सर्दी थी, सालार के घुटनों में दर्द था, पैर में दर्द था, चल नहीं सक रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, मियां जाना है, कहे मुझे। सुबह फजर को उठाना बोले, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज रहे थे तो मैं बेचैन हुआ कि क्यों सालार उठे नहीं, जाकर देखेंगे। मुझे आज भी वो दिन याद है, मैंने देखा है आपके और मेरे सालार को दिल्ली के अपने कमरे में ऐसा रेंगते हुए कि इतना दर्द था कि उठकर खड़े भी नहीं हो सक रहे थे, कि पैर सूजे हुए थे, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था, तड़प रहे थे। मैंने जाकर उठाया, कहा बाबा क्या हाल है? तो बोले मियां बहुत दर्द है। मैंने कहा सो जाइए, तो बोले नहीं, मेडिकल कॉलेज की पेशी है, अगर आज नहीं जाऊंगा तो हमारे मेडिकल कॉलेज का मुकदमा हम हार जाएंगे। अरे उतनी तकलीफ में अपने हाथों से सहारे से उठाया सालार को, गाड़ी में बैठाया, शेरवानी पहने वैसी, और सुप्रीम कोर्ट को गए। जब गए तो हमारा वकील जो था चिन्ना रेड्डी ने हमारे वकील को खरीद लिया था और वो खामोश बैठा हुआ था। सालार पहुंचते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड मैं कुछ कहना चाहता हूं। जज कहने लगा आपके वकील है, आप कौन? तो कहने लगे नहीं, मैं इस दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का चेयरमैन हूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जज साहब मैं बहैसियत चेयरमैन व सदर मजलिस मेरे इस वकील को बर्खास्त करता हूं, क्योंकि ये वकील मिल चुका है। आप आइंदा पेशी की तारीख दीजिए, मैं नए वकील के जरिए अपना मुकदमा लड़ूंगा। अरे ये वकील तब्दील होता है, नया वक्त मिलता है, नई वकीलों की टीम से लड़ते हैं और लड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा जीतते हैं और दक्कन मेडिकल कॉलेज कायम रहता है। और आज भी दक्कन मेडिकल कॉलेज से हजारों बच्चे डॉक्टर्स बन के निकल रहे हैं, हजारों बच्चे। इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, MBA, MCA, दारुस्सलाम बैंक। आप बताइए, प्रूडेंशियल बैंक डूबा, चारमीनार बैंक डूबा, वासवी बैंक डूबा, आसन जूबी डूबा, सईद भाई अल-फलाह गए, सब गए, दारुस्सलाम बैंक कभी नहीं गया, ना डूबा। कई बैंक आए, बंद हो गए। अरे इस वजह से कि इस बैंक को कायम सालार मिल्लत ने किया था। तालीमी इदारे, बैंक कायम किए। आज आप जानते हैं कि दक्कन मेडिकल कॉलेज से कितने हजारों बच्चे डॉक्टर बन के निकल गए। 50 बरस में उतने डॉक्टर्स नहीं निकले जितने डॉक्टर्स 25 बरस में मुसलमान डॉक्टर्स दक्कन मेडिकल कॉलेज से निकले। आज दक्कन मेडिकल कॉलेज में सिर्फ MBBS नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन है। पोस्ट ग्रेजुएशन के 150 सीटें हैं। अरे पोस्ट ग्रेजुएशन छोड़ो,
अल्हम्दुलिल्लाह आज सालार मोहतरम के इस जलसे में मुझे ऐलान करते हुए मसरत हो रही है कि कल ही हमको इजाजत मिली एमबीबीएस के 5 बरस के बाद, 3 बरस पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद और 3 बरस सुपर स्पेशलिटी का कोर्स होता है। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी के सुपर स्पेशलिटी की इजाजत भी मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और हैदराबाद के मुसलमानों के कॉलेज दक्कन मेडिकल कॉलेज को आया है।